हेलो एवरीवन, टुडे विल टॉक अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स। उसकी पैथोलॉजी पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है एक्सेरोस्टोमिया। एक्सेरोस्टोमिया में एक्सेरो का मतलब होता है ड्राई और स्टोमिया का मतलब होता है माउथ। तो ड्राई माउथ मतलब मुंह सूख जाना। ये तीन हमें पता है कि हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं और हमारे माउथ को ड्राई होने से बचाते हैं। तो उनमें से एक है पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। तो ये तीनों जो हैं वो मेजर हैं, माइनर और भी हैं। तो मेजर एंड माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस ऑब्वियसली सलाइवा एंड कीप्स आवर माउथ मॉइस्ट। ठीक है, तो ये अगर ज़ेरोस्टोमिया हो रहा है, ड्राई माउथ हो रहा है, तो ये कुछ कंडीशंस की वजह से हो सकता है। जैसे कि कोई मेडिकेशन ले ली, कोई हैवी मेडिसिन ले ली, जिसके बाद हमारा मुंह जो है वो सूख जाता है। जैसे कि उनमें से कोई भी हो सकती है, एंटीकोलिनर्जिक, एंटी डिप्रेसेंट, सेडेटिव, एनाल्जेसिक, मसल रिलैक्सेंट, एंटीहिस्टामिनिक एजेंट, ऐसे कोई भी और हो, तो कोई भी दवाई हो, उससे हमारे जो ड्राई माउथ है वो हो सकता है। देन कम्स द रेडिएशन थेरेपी। कोई रेडिएशन थेरेपी की है, उसकी वजह से जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर असर पड़ गया। देन शॉग्रेन सिंड्रोम। शॉग्रेन सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें भी हमारे माउथ में ड्राइनेस हो जाती है। कैसे होता है शॉग्रेन सिंड्रोम में कि ऑब्वियसली एक ऑटो इम्यून मैंने बताया, तो ऑटो इम्यून का मतलब है कि वो ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं किसके खिलाफ, उन सेल्स के खिलाफ जो कि हमारी बॉडी में सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और साथ में टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि ड्राई म्यूकोजा हो जाएगा। ड्राई म्यूकोजा होने की वजह से एट्रोफी वहाँ पे, और फिशर्स बनेंगे, ऐसे क्रैक्स बनने शुरू हो जाएंगे और फिर इवेंचुअली अल्सर्स बन जाएंगे। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, ड्राई आइज़ हो जाएंगी और ड्राई माउथ, दोनों ही हो जाएंगे। वेजाइनल ड्राइनेस, किडनी, ब्लड वेसल्स, लंग्स, हर जगह तक ये पहुंच सकती है। पर मेनली अगर दो चीज़ें बतानी है तो सलाइवा और टीयर्स, इसीलिए हम लोग इसको सलाइवरी ग्लैंड्स के अंडर पढ़ रहे हैं। और कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसकी कि डेंटल केरीज कॉज कर सकता है, कैंडियासिस, डिफ़िकल्टी इन स्वैलोइंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट इट इज़ साइलोडेंटिस। साइलोडेंटिस का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन हो जानी सलाइवरी ग्लैंड्स की। मेनली ये 3-4 रीजंस की वजह से हो सकती है। ट्रॉमा, वायरल, बैक्टीरियल, ऑटो इम्यून डिजीजेस। पहला है दैट इज़ ट्रॉमा। ऑब्वियसली बात है, ट्रॉमा हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे कोई इंजरी हो गई। इंजरी की वजह से सब लोग आ गए, मैक्रोफेजेस, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ गए और फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई। वायरल है, वायरल में अगर आपके दिमाग में वायरल आए तो सबसे पहले आना चाहिए मम्प्स। मम्प्स जो है मोस्ट कॉमन वायरल फॉर्म है इन्फ्लेमेशन की। मेनली ये चिल्ड्रन में होते हैं, और अगर चिल्ड्रन में होते हैं तो वो बिनाइन होते हैं, वो सेल्फ लिमिटेड होते हैं। और ये जो मम्प्स हैं मेनली किसे इफेक्ट करते हैं, ये करते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स को। मेनली ये पैरोटिड ग्लैंड्स को इफेक्ट करेंगे, उसकी इन्फ्लेमेशन करवाएंगे। चिल्ड्रन में ये बिनाइन होते हैं, लेकिन एडल्ट्स में क्या होगा, एडल्ट्स में ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू चले जाएंगे और उसके बाद वो पैंक्रियाटाइटिस, ऑर्काइटिस, एट्रोफी और इवेंचुअली स्टेरिलिटी भी कॉज कर सकते हैं। मतलब ब्लड स्ट्रीम में जाकर ये लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चले जाएंगे, वहाँ पे ऑर्काइटिस कॉज करेंगे, एट्रोफी और इवेंचुअली स्टेरिलिटी। एक और कंडीशन है दैट इज़ म्यूकोसील, मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी लीजन। ये ट्रॉमा की वजह से होती है। ट्रॉमा में क्या हुआ कि जैसे रप्चर हो गया, हमने बाइट कर लिया, या कोई भी बाहर से ट्रॉमा हुआ, अंदर से ट्रॉमा हुआ, कोई भी हुआ, जिसकी वजह से या तो 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो रप्चर हो जाना डायरेक्ट, जो है कि अगर ऑब्वियसली कहीं पे ट्रॉमा हो रहा है तो वो रप्चर हो सकता है। क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड की जो डक्ट है वो रप्चर हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि जो सलाइवा है वो लीक हो जाएगा, डक्ट से वो लीक हो जाएगा और कनेक्टिव टिश्यू में चला जाएगा। जो सराउंडिंग का कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पे जो स्ट्रोमा है वहाँ पे चला जाएगा। ये ट्रॉमा हो कैसे सकता है, मैंने बोला कि एक तो बाहर से, एक तो कई लोग लिप पियर्सिंग करवाते हैं, वो अगर हमने करवाई उसके बाद इन्फेक्शन हो गया तो भी वो रप्चर कर सकते हैं। लिप पियर्सिंग करवाने के बाद कुछ बैक्टीरिया एंटर किया, उस बैक्टीरिया ने ब्लॉकेज कर दी, कोई भी रीज़न हुआ कि ब्लॉकेज हो गई या फिर सीधा रप्चर हो गया, दैट इज़ म्यूकोसील। उसमें की वजह से ये जो हमारा सलाइवा है वो लीक हो जाएगा डक्ट में से और कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा में आ जाएगा। ब्लॉकेज हुई एक जगह पे तो फिर बाकी की सारी डक्ट में क्या हुआ, यहाँ पे ब्लॉकेज हुई, यहाँ पे सलाइवा एक्यूमुलेट होने लग गया, ज़्यादा बढ़ गया, बाहर आ गया, लीक हो गया और स्ट्रोमा में चला गया। तो म्यूकोसील की डेफिनेशन क्या होती है कि वो एक सिस्ट बन जाता है। इट इज़ अ सिस्ट लाइक स्पेस फिल्ड विद म्यूसिन इन्फ्लेमेटरी सेल्स, जैसे कि मैक्रोफेजेस। वही है ना कि जब ब्लॉकेज हो जाती है, कहीं पे भी पानी भी बहुत ज़्यादा देर कहीं खड़ा हो जाए तो वहाँ पे इन्फेक्शन, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह। तो यहाँ पे भी यही है, ब्लॉकेज आ गई तो बाकी सारी जो डक्ट है वहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया इन्वेजन हो जाएगा और साथ में इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाएंगे उसको मारने के लिए, मैक्रोफेजेस आ जाएंगे।
और वो सिस्ट लाइक स्पेस होगी जहाँ पे म्यूसिन वगैरह सब सिक्रीट हुआ होगा। ट्रीटमेंट हम इसका कैसे कर सकते हैं, उस सिस्ट को रिमूव कर दो, एक्सीजन ऑफ द सिस्ट, एक्सीजन ऑफ द सिस्ट। नेक्स्ट इट इज़ बैक्टीरियल। हमने अभी वायरल में पढ़ा मम्प्स, ट्रॉमा में हमने पढ़ लिया म्यूकोसील, देन कम्स द बैक्टीरियल। इसमें आता है मेनली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है वो मेनली सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स में होती है। जो हमने मम्प्स पढ़ा था वो हमने बोला पैरोटिड ग्लैंड्स में होती है, लेकिन बैक्टीरियल मैंडिबुलर ग्लैंड्स में होती है। कौन से दो ऐसे मेन बैक्टीरिया हैं जो कॉज कर सकते हैं, तो दैट इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। अब साइलोलिथियासिस हो जाए, जो कि होता है कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोन हो जाना है, तो सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स या कैल्कुलाई, उसे हम बोलते हैं साइलोलिथियासिस। लिथी का मतलब होता है कि स्टोन। फूड डेब्रिस, कोई फूड डेब्रिस वहाँ पे रह जाना, एडीमा इंजरी की वजह से, या डिहाइड्रेशन की पानी हमारी ओवरऑल बॉडी में ही कम है तो ऑब्वियसली सलाइवा में भी कम होगा, तो सलाइवा की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो इन सब रीजंस की वजह से इवेंचुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी में सलाइवा का फंक्शन नहीं होता और सिक्रीशन कम हो जाती है, सो डिक्रीज सिक्रीटरी फंक्शन। तो ये सब होने की वजह से क्या होगा, जब डिक्रीज फंक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकती है या फिर एब्सेस फॉर्मेशन भी हो सकती है। एब्सेस मतलब कि एक स्वोलन सा एरिया जिसके अंदर पस हो, तो वो ये सब फॉर्मेशन हो सकती है एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल साइरोडेंटिस। ऑटो इम्यून, हमने यहाँ पे क्या बोला, वायरल, ट्रॉमा, बैक्टीरियल एंड ऑटो इम्यून। ट्रॉमा में हमने पढ़ लिया म्यूकोसील, वायरल में हमने पढ़ लिया मम्प्स, बैक्टीरियल में हमने ये दो स्टेफाइलो और स्ट्रेप्टो पढ़ लिए। ऑटो इम्यून में हम लोगों ने पढ़ना है शॉग्रेन सिंड्रोम। शॉग्रेन सिंड्रोम हम लोगों ने लास्ट हमने पढ़ रखा है कि इसमें क्या होता है, ड्राई म्यूकोजा होता है जिसकी वजह से एट्रोफी, फिशर और अल्सर्स हो जाते हैं। मेनली ये सलाइवा और टीयर्स वाले जो सेल्स हैं उनको अटैक करता है ऑटो इम्यून। सो देन कम्स द नियोप्लाज्म्स। नियोप्लाज्म्स ऑब्वियसली एक कैंसरस ग्रोथ्स हैं। 65 to 85% पैरोटिड ग्लैंड्स में होते हैं। अब वो मेलिग्नेंट कितने होते हैं, वो है 15 to 30%। आउट ऑफ दिस पैरोटिड ग्लैंड्स 15 to 30% जो है वो मेलिग्नेंट बन जाते हैं। 10% जो है वो सब मैंडिबुलर, उसमें से 40% मेलिग्नेंट। रिमेनिंग जो सबलिंगुअल और छोटे मोटे रह जाते हैं वहाँ पे, जिनके नाम इतने पॉपुलर नहीं है, तो दैट इज़ 70 to 90% जो हैं वो लोग कैंसरस हैं। तो हमने क्या देखा कि जितना वो छोटा होता जा रहा है सलाइवरी ग्लैंड, उतनी ज़्यादा उसकी मैलिग्नेंसी की टेंडेंसी हो रही है। मैलिग्नेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ग्लैंड, क्योंकि हमने पैरोटिड देखा जो कि सबसे बड़ा है, उसमें बस 15% ही है, और मैंडिबुलर 40%, और जो छोटे छोटे रह गए उनका 90% की वो कैंसरस हो सकते हैं। अब बेनाइन और मैलिग्नेंट की बात करते हैं अगर, तो बेनाइन जो है उसमें सबसे मोस्ट कॉमन 50% जो है दैट इज़ प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, और मैलिग्नेंट में है म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा जो कि 15% है। वैसे तो ओवरऑल अगर हम सलाइवरी ग्लैंड को देखें तो सलाइवरी ग्लैंड के ट्यूमर्स ओवरऑल लेस देन 2% हैं बस पूरे ह्यूमन ट्यूमर्स से। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। इसमें क्या होता है कि डक्टल, जो कि ऑब्वियसली हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स हैं, और मायोएपिथेलियल सेल्स हैं जो कि सिक्रीट करेंगी। तो डक्टल दैट इज एपिथेलियल और मायोएपिथेलियल सेल्स, इन दोनों का एडिनोमा होता है। एडन का मतलब होता है ग्लैंड और ओमा का मतलब होता है ट्यूमर। प्लियोमॉर्फिक मतलब कि हमने दो एक ही टाइप के नहीं लिए, दो टाइप्स के लिए हैं, दैट इज डक्टल और मायोएपिथेलियल। मायोएपिथेलियल इज मीजनकाइमल एंड डक्टल एपिथेलियल मिक्स्ड ट्यूमर बनाएंगे। 60% जो है ये प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ये पैरोटिड ग्लैंड में ही होता है। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे होता है, वो ईयर के फ्रंट और बिलो में, वहाँ पे होता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड। तो वहाँ पे क्या होगा, स्लो ग्रोइंग, पेनलेस, मोबाइल, डिस्क्रीट मास। पेन नहीं होगी लेकिन और मोबाइल होगा कि उसको टच करो तो वो मोबाइल है। डिस्क्रीट मास, जो कैंसर इस प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा से डेवलप होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्सिनोमा एक्स प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, कि ये वाला जो बेनाइन ट्यूमर है इससे जो कैंसर डेवलप होगा, कि कार्सिनोमा एक्स मतलब पहले ये था। समझ आ रहा है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखें अगर हम, मिक्सॉइड और ब्लू ट्यूमर जो कॉन्ड्रॉइड एरियाज होंगे। मिक्सॉइड मतलब होता है कि कनेक्टिव टिश्यू का ट्यूमर जिसके अंदर म्यूकॉइड सा सब्सटेंस हो, और ब्लू तो हमें कलर पता ही दिया, ब्लू ट्रांसलूसेंट सा एरिया हमें दिखेगा। ये इन दोनों की वजह से, किन दोनों की वजह से, डक्टल और मायोएपिथेलियल की वजह से। अब ये जो प्लियोमॉर्फिक है ना, अगर ये बहुत जगह होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हो जाएंगे, यहाँ पे भी हो जाएंगे, यहाँ पे भी हो जाएंगे, तो अगर हम उसको एक्सरसाइज कर भी दें तो वो कहीं ना कहीं ऐसा एरिया होगा जहाँ पे वो रह जाएंगे, तो उसकी वजह से ये जो एडिनोमा है वो रीअकर होने के चांसेस
ज़्यादा हैं। तो मतलब अगर हम लोग उसे इनकम्प्लीटली एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि फोकाई उसके बहुत हैं, तो अगर हम इनकम्प्लीटली एक्सरसाइज करते हैं, इनकम्प्लीटली रिमूव करते हैं, तो उसके रीअकर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देन हमारे पास आता है म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा। ये कैंसर है उसका, ये 15% ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स हैं। इसमें क्या होता है, स्क्वामस सेल्स, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स और इंटरमीडिएट सेल्स। मतलब कि वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, स्क्वामस और म्यूकस के बीच में है। स्क्वामस वेल डिफरेंशिएटेड है, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स भी वेल डिफरेंशिएटेड है, और इंटरमीडिएट मतलब इन दोनों के बीच, इसको कहीं पे भी हम लेके जा सकते हैं, ये वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है। स्क्वामस फीचर्स भी होंगे क्योंकि स्क्वामस सेल्स में हो रहा है कार्सिनोमा, और म्यूकस फिल्ड वैक्यूल्स भी होंगे। कैसे हमें इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, हम इसको म्यूसिन के स्टेन के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं। ये ग्रो कर सकता है 8 सेंटीमीटर डायमीटर तक, जो ग्लैंड है उसके डायमीटर से भी ऊपर चले जाता है जब ये कार्सिनोमा होता है। ग्रे वाइट सरफेस है मॉर्फोलॉजी में, मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर है। 2 टाइप्स का हो सकता है, लो ग्रेड और हाई ग्रेड। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे पैरोटिड क्यों बोला, क्योंकि 60 to 70% ऑफ म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा इन पैरोटिड ग्लैंड ही होता है। लो ग्रेड और हाई ग्रेड में डिफरेंस क्या होता है? लो ग्रेड का मतलब होता है कि वो इन्वेड जो है वो लोकली ही करता है, कहीं पे मेटास्टेसाइज नहीं करता। लेकिन हाई ग्रेड का मतलब है कि वो मेटास्टेटाइज कर रहा है। लो ग्रेड जो है उसमें 5 ईयर तक का सर्वाइवल रेट है 90% केसेस में, लेकिन हाई ग्रेड में 5 ईयर सर्वाइवल का रेट है 50% केसेस। इसमें मेटास्टेसिस जो है वो रेयरली होती है, लेकिन हाई ग्रेड में मेटास्टेसिस जो है वो 30%, इसमें रेयरली और इसमें 30% केसेस में होती है। इसमें जो है एक्सीजन जो है इन्वेड कर जाता है ना, क्योंकि इसलिए इसमें जो एक्सीजन है वो करनी बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एक्सीजन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन इसमें ऑब्वियसली क्योंकि वो एक ही जगह पे है, लोकली है, तो इसमें एक्सीजन हम कर सकते हैं ईजिली। So yeah, this was all about salivary gland pathology. If you have any query, you can ask. And if you like the video, please subscribe. Thank you.